हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज साथीगण 14 है। और दोस्तों आज के इस सेट में आइए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथीगण टाइम को वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आपके ऑप्शन दिया गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा और भारत के राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो कि नियुक्ति किया जाता है, आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 75 में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा, ये आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहूं तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। साथीगण आज आपके राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल है इस पॉइंट के माध्यम से चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं साथीगण 153 में उपराज्यपाल के बारे में, पद के बारे में कहा गया है, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगर मैं 154 की बात कहूं तो राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में आर्टिकल 154 में कहा गया है। अगर 155 की बात कहूं तो उसमें से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। अगर मैं 156 की बात कहूं साथीगण तो उसमें से राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। और अगर मैं 157 की कहूं तो उसमें से राज्यपाल की योग्यता के बारे में कहा गया है। और अगर मैं 159 में कहूँ तो उनके शपथ के बारे में कहा गया। और 161 दोस्तों उनके क्षमादान के बारे में कहा गया है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आज के क्लास में मेन फोकस राज्य के राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट था मैंने रिवीजन करवा दिया। मैं पुनः बोल रहा हूँ दोस्तों कि 153 में राज्यपाल के पद के बारे में कहा है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका के शक्ति के बारे में कहा गया है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कहा गया है, 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में कहा गया है और 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में कहा गया है और 161 में राज्यपाल की क्षमादान के बारे में कहा गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको साथीगण अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वर्ष डैश में परमहंस मंडली की स्थापना पुणे यानी कि सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि किस साल आपके परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया था, तो पूना महाराष्ट्र में किया गया था। साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करूं साथीगण तो आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और हमेशा इंपॉर्टेंट आपके ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की बात करूं तो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करूं तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपके 1905 में किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं प्रार्थना समाज की बात करूं तो आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किया गया था। और वहीं अगर मैं आर्य समाज की बात कहूं साथीगण तो दयानंद सरस्वती आपके 1875 में किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हमेशा समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। साथीगण आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया था। अगर मैं आर्टिकल 38 के बारे में कहूं तो आर्टिकल 38 में कहा कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रावधान आर्टिकल 38 में जिक्र किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण, आपको याद रखना है। आर्टिकल 39D में अगर कहूँ साथी तो समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39D से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आर्टिकल 37 की बात करूं साथीगण तो डीपीएसपी किसी कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था कि डीपीएसपी किसी भी कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जाएगा।
हमारे संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 37 में कहा गया है। दोस्तों बहुत उम्मीद है आपकी ग्रुप डी, आपके एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथीगण, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन और पूछा गया था, कि अलकप झारखंड और कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण जो नृत्य नाटक प्रदर्शन है, तो ये पूछ रखा है। तो आपके जो और कौन से हिस्सों में जो कि किया जाता है, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपके जो अलकप है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में एक प्रचलित नृत्य नाटक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही अगर मैं गुजरात से इंपॉर्टेंट अगर कुछ नृत्य की बात करूं तो गरबा और डांडिया और टिप्पणी और लासिया, ये 4 इंपॉर्टेंट आपको गुजरात से याद रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरबा कहाँ की लोक नृत्य है, तो आपके गुजरात से, डांडिया, टिप्पणी और लासिया। अगर साथीगण मैं छत्तीसगढ़ से बात करूं तो कर्मा, सुआ, रउतनाथ, पंथी, नवरानी और पंडवानी, ये जितने भी मैंने कहा आपके छत्तीसगढ़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ठीक है, कर्मा, सुआ, रउतनाच, पंथी, नवरानी और पंडवानी, ये जितने भी छत्तीसगढ़ का है। अगर मैं राजस्थान से कहूँ साथीगण तो कालबेलिया, गणगौर और तेरहताली, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके राजस्थान से इंपॉर्टेंट नृत्य याद रखिएगा। अगर मैं वेस्ट बंगाल से कहूँ तो काठी, गंभीरा, थाली, कीर्तन और संथाल, ये जितने भी है दोस्तों आपके वेस्ट बंगाल से संबंधित नृत्य जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आप सबके लिए करीब 20 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, चाहे 5 ईयर्स प्लान से, चाहे नृत्य से संबंधित, चाहे फेस्टिवल से संबंधित, चाहे रिवर से संबंधित, चाहे जनगणना से संबंधित, दोस्तों मैं एक ई बुक तैयारी कर रहा हूँ। मात्र आप सबके लिए 21 रुपये लगेगा दोस्तों, है ना। कम से कम 2 से 3 दिन और लगेगा दोस्तों। यकीनन दोस्तों आपके 2016 से लेकर 2022 CBT 2 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें हर एक क्वेश्चन कंपाइलेशन करके डाला गया दोस्तों, आपके लिए बेस्ट क्लास होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस 2 से 3 दिन उम्मीद रखिएगा। और ये क्लास अगर मैं पढ़ा रहा हूँ साथीगण तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है, शायद अगर आप सीरियस से पढ़ाई कर रहे होंगे ना तो इस क्लास का वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है। दोस्तों आप सबसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए ना साथीगण तो केवल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो कब पारित किया गया था, तो 1905, 1902, 1901 और 1904। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आगरा का किला जो कि यूपी में है। अगर मैं अजंता की किला की बात करूं तो आपके महाराष्ट्र में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं सांची की स्तूप की बात करूं तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर मैं एलिफेंटा की गुफा की बात करूं तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर मैं अंबर पैलेस की बात करूं तो ये साथीगण आपके राजस्थान में है। ये जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्मारक है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, फिर सुनिएगा, आगरा का किला यूपी, अजंता का गुफा महाराष्ट्र, सांची की स्तूप मध्य प्रदेश, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र और अंबर पैलेस आपके राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि नई दिल्ली में लाल किला परिसर को वर्ष जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था, तो ये पूछ रखा है कि लाल किला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए और भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो यूनेस्को में शामिल किया गया था चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं साथीगण कि आगरा का किला यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अजंता की गुफा की बात करूं तो ये भी आपके 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर मैं महाबलीपुरम मंदिर की बात करूं साथीगण तो ये आपके 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हम्पी की बात करूं साथीगण तो अगर मैं बात करूं कि हम्पी यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1986 में शामिल किया गया था। अगर मैं एलिफेंटा की गुफा की बात करूं साथीगण तो एलिफेंटा की गुफा आपके 1987 में किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं नई दिल्ली आपके 2007 में। अगर साथीगण मैं आगरा किला की बात करूं तो 1983 में। अगर अजंता की बात करूं तो ये भी 1983 में। अगर महाबलीपुरम की बात करूं तो 1984 में। अगर मैं हम्पी की बात करूं तो 1986 में। अगर साथीगण में एलिफेंटा की गुफा की बात करूं तो ये आपके 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आपको ध्यान देना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? साथीगण, हमेशा आपके एग्जाम में सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं कहा ना, आने वाले 2 से 3 दिन के बाद मैंने 20 टॉपिक चुना हो, जिसमें से जनगणना हो, 5 ईयर प्लान हो, फेस्टिवल हो, रिवर हो, आपके फुल फॉर्म से संबंधित हो, आपके एमएस वर्ड से संबंधित हो, जितने भी आपके एनटीपीसी में टॉपिक वाइज से क्वेश्चन साथीगण पूछा गया ना, हर एक क्वेश्चन को मैंने उसमें डाला गया। मात्र 21 रुपया लगेगा साथीगण। अगर आपने उस जो कि ई बुक को ले लोगे दोस्तों ना, तो यकीनन आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन जो कि डाला गया, जो जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ये सारा का सारा आपके सेंसस में डाला गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए बेस्ट ई बुक होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपके अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। हमेशा इंपॉर्टेंट आपके अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेंसस से, तो सबसे पहले आपको याद रखना दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता में तो सबसे साक्षर में केरल राज्य आ जाएगा, और सबसे कम में बात करूं तो बिहार आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा यूटी की बात करूं तो आपके लक्षद्वीप आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट हमेशा साक्षरता से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगर मैं 2011 जनगणना के अनुसार अगर ओवरऑल साक्षरता की बात करूं तो 74.04% था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। साथीगण, 2011 जनगणना का एक और क्वेश्चन है, उसमें और थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस शब्द को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक नुकसान के बिना अस्थायी रूप से उत्पादकता में सुधार है? तो फॉरएवर समिति, हरित क्रांति और खेत ताजा क्रांति और सदाबहार क्रांति। तो साथीगण, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो सदाबहार क्रांति इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथ ही हमारे एग्जाम में एम एस स्वामीनाथन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, आपको याद रखना है। और वहीं अगर मैं हरित क्रांति के वर्ल्ड में बात करूँ ना, तो वहीं नॉर्मन बोरलो को जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलज, कोसी, गंडक, सोन। हमेशा आपके एग्जाम में सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक मैंने नदी रिवर बांध से रखा, उसमें से सहायक नदी से भी क्वेश्चन रखा हूँ, जिसमें से गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ई बुक में ये तीनों मैंने रखा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथीगण, सतलज नहीं है, कोसी, गंडक, सोन ये आपके गंगा की सहायक नदी है। अगर मैं बात करूँ साथीगण, यमुना, रामगंगा, सरयू आपके महानदी, ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा बोला ना, यमुना, रामगंगा, सरयू और आपके गंडक, ये जितने भी दोस्तों आपके गंगा की सहायक नदी, और हमेशा आपके एग्जाम में सहायक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की अनुवांशिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट हुक नहीं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन नहीं दोस्तों, ईपी ओडम नहीं दोस्तों, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक के पिता के रूप में जाना जाता है। अगर मैं रॉबर्ट हुक से बात करूं दोस्तों, तो 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज की थी, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स डार्विन दोस्तों आधुनिक विकासवादी सिद्धांत दिया था, और इन्होंने ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑन द ओरिजिन स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, जो आपके एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, ऑन द ओरिजिन स्पीसीज बुक हमेशा चार्ल्स डार्विन से पुस्तक पूछा जाता है। और इन्होंने दोस्तों आधुनिक विकासवादी सिद्धांत बुक दिया था, सॉरी आधुनिक विकासवादी सिद्धांत दिया था, आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? साथीगण, आपके एग्जाम में हमेशा नागरिकता से संबंधित दोस्तों करीब 6 बार संशोधन हुआ है साथीगण। आइए उन 6 बार का नाम आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, चर्चा करते हैं। लेकिन अगर मैं भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, सबसे पहले आपको याद रखना कि 1955 में पारित किया गया था। लेकिन दोस्तों 5 बार नहीं, आपके 6 बार संशोधन किया गया था। कब कब किया गया था, आइए चर्चा करते हैं। पहला 1986 साथीगण, दूसरा आपके 1992 साथीगण। अगर मैं तीसरा बात करूँ तो 2003 में संशोधन किया गया था। चौथा अगर मैं बात करूँ साथीगण तो 2005 में किया गया था। अगर मैं पांचवा की बात करूँ साथीगण तो 2015 में, और अगर मैं छठा की बात करूँ तो आपके 2019 में। ये दोस्तों 6 बार आपके नागरिकता से संबंधित दोस्तों संशोधन किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 6 का नाम आपको साल का याद रखना है। 1986 पहली, 1992 दूसरी, 2003 तीसरा,
और 2005 आपके चौथा, और 2015 आपके पांचवा, और 2019 आपके छठी बार संशोधन किया गया था। हमेशा दोस्तों नागरिकता से संबंधित भाग 2 में 5 से 11 के बारे में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर मैं भागीरथी की बात करूं ना तो आपके हिमाचल प्रदेश नोट, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो उत्तराखंड में साथीगण भागीरथी नदी है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि तुंगभद्रा जो बांध है ना सो आपके भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में, आपको याद रखना है। अगर मैं मैथान की बात करूं तो आपके भारत के झारखंड में स्थित है। अगर मैं मैटूर की बात करूं साथीगण तो मैटूर आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में है। अगर मैं नागार्जुन की बात करूं तो नागार्जुन आने की नागार्जुन अर्जुन आपके तेलंगाना नदी पे है। और अगर मैं हीराकुंड बांध कहूँ साथीगण तो हीराकुंड आपके ओडिशा में स्थित है साथीगण। हमेशा आपके एग्जाम में बांध से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड और उनसे संबंधित राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। पुनः कह रहा हूँ साथीगण, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में, मैथान बांध झारखंड में। अगर मैं बात कहूँ साथीगण कि मैटूर बांध आपके कहाँ पे, तमिलनाडु में। नागार्जुन बांध कहाँ है तो तेलंगाना में है। और अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करूँ तो आपके भारत के ओडिशा राज्य में है। ये भी पॉइंट साथीगण आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेलपीगी नलिकाएं किसकी विशेषता बताता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलेडा और कॉर्डेटा। और अगर साथीगण में इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहूँ ना तो उसका ऑर्थोपोडा आ जाएगा साथीगण। अगर मैं ऑर्थोपोडा से कुछ इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम्पल बताऊँ ना तो आपके एग्जाम में सेंटीपीड क्वेश्चन पूछा गया था, मकड़िया हो जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, केकड़े आ जाएगा। ये जितने भी मैं आपको कहा ना ये सारे के सारे आपके ऑर्थोपोडा के कुछ एग्जाम्पल है जो आपको साथीगण ध्यान देना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इकेनोडार्मेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा और कॉर्डेटा, ये जितने भी मैंने 4 नाम लिखा ना ये आपके चारों से चारों क्वेश्चन पूछा जाता है साथीगण। आप सबसे रिक्वेस्ट है याद रखिएगा और ये सारा का सारा आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साथीगण आपके जो गंगा नदी है ना सो मध्य प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा की सहायक नदी। मैंने इसी क्लास के पिछले स्लाइड में दोस्तों मैंने पूरा रिवीजन करवाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास दोस्तों पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। और साथीगण अगर आपको इसी तरीके से एग्जाम तक अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो साथीगण चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप सबको पता ही है ना कि लास्ट अप्रैल तक आपके एनटीपीसी का जो कि एग्जाम डेट आ चुका है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो 2011 जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था। ये जितने भी क्वेश्चन है ना साथीगण सारा का सारा आपके एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आइए 2011 जनगणना के अनुसार अगर मैं दशकीय वृद्धि की बात करूँ ना कि 2001 से लेकर 2011 तक दशकीय वृद्धि कितना रहा था तो 17.7% रहा था। आपको साथीगण याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार अगर मैं नगरीय प्रतिशत की बात कहूँ ना तो उसमें से 31.2%, और अगर मैं ग्रामीण की बात कहूँ ना तो उसमें से 68.8%। ये दोनों पॉइंट आपको साथीगण ध्यान देना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितना था तो 31.2%, और वहीं ग्रामीण की बात कहूँ तो 68.8% था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था तो अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई और निकिता लालवानी। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों अनीता देसाई के द्वारा क्लियर लाइट ऑफ डे जो कि लिखा गया था। अगर मैं अनीता देसाई के और कुछ बुक बात कहूँ तो इन कस्टडी, और अगर मैं बात करूँ तो फायर ऑन द माउंटेन, ये 2 बुक और याद रखिएगा। पहला आपको क्लियर लाइट ऑफ द डे, दूसरा इन कस्टडी, और तीसरा आपको ध्यान देना फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं झुम्पा लाहिड़ी से बात करूँ साथीगण तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा द नेमसेक, ये झुम्पा लाहिड़ी से संबंधित बुक है। अगर मैं किरण देसाई से अगर बात कहूँ तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपकी किरण देसाई की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथीगण। आपको ध्यान देना है, हमेशा आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश की जाती है और उसे हास घटाकर किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद और
जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोनों ऑप्शन आपको दिया जाता है और हमेशा इनसे कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा, ठीक है, कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जाती है और जो हाथ से घटकर प्राप्त होता है। हमेशा आपके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे हम कहते हैं, और इनका जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसमें से सी प्लस आई प्लस आपके जी प्लस एन एक्स इनका फुल फॉर्म है। सी की मैं बात करूँ तो उपभोग व्यय, अगर मैं आई की बात करूँ तो निवेश, जी की बात करूँ तो आपके सरकारी व्यय, और अगर एनएक्स की बात करूँ तो शुद्ध निर्यात, जो आपको साथीगण याद रखना सकल घरेलू उत्पाद से हमेशा उनका फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये दोनों पॉइंट आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सिलराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं कैल्शियम ऑक्सिलराइड का अगर सूत्र की बात करूं तो आपके CaOCl2 जो आपको ध्यान देना है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सिलराइड का। सोडियम सल्फेट की बात करूं साथीगण तो Na2SO4 आपको ध्यान देना है। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो NaHCO3 आ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण ध्यान देना है। साथीगण अभी मेरे पास कुछ फैसिलिटी ज़्यादा नहीं, जिसके कारण से मैं आपको लिख लिख के पढ़ा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा दिक्कत कुछ है, क्योंकि हाथ नहीं बैठता, ठीक है। तो दोस्तों मैनेज कीजिएगा, थोड़ा घिनमंजा जाता है मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप नोट भी कर सकते दोस्तों, है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कथक से, जो आपके यूपी से संबंधित है। मणिपुर, मणिपुर, ओडिसी, ओडिसी कथकली आपके केरल में। आपके भारत में हमारे 8 क्लासिकल दोस्तों डांस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 के 8 से आपके एग्जाम में उनसे संबंधित कलाकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण अगर मैं बात करूँ शंभू महाराज, अच्छन महाराज, लज्जू महाराज, ये जितने भी दोस्तों सितारा देवी, ये सारे के सारे आपके कथक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है साथीगण, ठीक है। और इसी से अगर मैं बात करूँ तो संयुक्ता पाणिग्राही बहुत बड़े नाम है और इससे संबंधित जो कि जुड़े हुए हैं। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि है जो मंदिर को उपहार में दी जाती है। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहूँ ना तो दोस्तों तिरुनामाट्टुकनी जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथीगण अगर मैं वही धीरे धीरे पढ़ाता ना तो ये क्लास 1 घंटा कम से कम जाता, लेकिन साथीगण मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ाते हुए, स्पीड बोलते हुए मैं आपको 20 मिनट में दोस्तों इतना सारा इन्फॉर्मेशन 20 क्वेश्चन करवाया। तो साथीगण रोज़ मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है साथीगण वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों अगर आप सच्चे से पढ़ाई कर रहे हो ना तो मेरे जितने भी पढ़ाए ना आपको अच्छे से एहसास हुआ होगा कि नहीं वाकई में आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।